हेलो एवरीवन। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने लोन लिया है या आप लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको बाय करना है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे जब आप लोन लेते हैं आप उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं। तो उस इंटरेस्ट को आप कैसे इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। देखिए, ये सारी प्लानिंग ना एक स्टेप अहेड करनी पड़ती है, यानी आपने पैसे प्लानिंग करने से पहले और एक्सपेंस करने से पहले, लोन लेने से पहले आपको कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इनकम टैक्स की कंप्लीट प्रोविजन इस सीरीज के थ्रू मैं आपको कवर अप कराऊं, इस सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट लें, जहाँ पे कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स लिखना है अभी रिसेंट में, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोविजंस पे आपको स्ट्रॉन्ग कमांड करनी और हमेशा एज अ प्रैक्टिकल जो फॉर्म में इसे कनेक्ट करना है। आपने जब तक कोई कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली कनेक्ट नहीं किया, आप उसे रटते रह जाओगे और रटना आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये मनी की बात है और ये लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी कोई क्वेरी ना रहे, अगर रह जाती है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि क्या ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है, क्या इस डिडक्शन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आप रेसिडेंट हो तो ही मिलेगा या नॉन रेसिडेंट को भी मिल सकता है। तो देखिए, हमारा एक्ट में ये कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि केवल रेसिडेंट के लिए या नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है, तो हम इसे प्रिज्यूम करते हैं कि ये एवरी काइंड ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर एलिजिबल है। अब कोई भी डिडक्शन क्लेम करना हो, उसके अपने रिस्पेक्टिव कुछ कंडीशंस होते हैं, उसे पूरा करना पड़ता है। तो इस एक्ट के अंदर इस बेनिफिट का लेने के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस है, देखते हैं। आपके पास इससे पहले कोई और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आपके नाम पे कोई नहीं, चाहे वो वसीयत में क्यों ना मिली हो, लेकिन आपके नाम पे कोई और ओनिंग, यानी आपकी ओनरशिप पे कोई रेसिडेंशियल हाउस नहीं होनी चाहिए जिस दिन आप ना लोन सैंक्शन हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हाउस आप ले रहे हैं, जिस पे आपने लोन कराया है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो या तो इक्वल टू या लेस देन 45 लाख रुपीज होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि आपने जो डिडक्शन 80EE, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। आप उसके लिए एलिजिबल ना हो रहे हो तभी आप इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छी बात है, अगर आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और लोन जो है आपने लिया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और लोन लिया है आपने 1 अप्रैल 2019 से बीच लेकर के 31 मार्च 2022 को। अब बहुत सारे ऐसे लोग पूछने आते हैं कि मैम, मैंने लोन ही 1 अप्रैल 2019 को लिया या 31 मार्च 2022 को लिया। तो लोन सैंक्शन अगर हो गया इस दिन में, तो आप इस डिडक्शन के लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो है आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लोन लेना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन है उसे हम अभी ब्रीफली में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लोन जो है आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा पास होना चाहिए। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो आपको हर हाल में पूरे करने हैं अगर आपको लोन लेने के बाद भी टैक्स में फायदा उठाना है, इनकम टैक्स का बेनिफिट उठाना है। अब बेनिफिट कब से मिलेगा, कितने समय तक मिलेगा, तो इस सेक्शन के अंदर आपको जो डिडक्शन अवेलेबल होने वाला है वो असेसमेंट ईयर 2021, असेसमेंट ईयर की बात कर रही हूँ, यानी प्रीवियस ईयर 1920 से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे अभी ये भी कंफ्यूजन है कि ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट के ईयर क्या होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक प्लेलिस्ट कनेक्ट करूंगी इनकम टैक्स की, जहाँ पे आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सकती है इसके बारे में। आप उसमें प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर के बारे में देख सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 से आपको ये बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और तब तक मिलेगा जब तक आप लोन को रीपे नहीं कर लेती। जी हाँ, चाहे आपने लोन 20 साल के लिए क्यों ना लिया हो, तब तक आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो क्या ये सेक्शन कभी खत्म हो सकता है? नहीं। एटलीस्ट जब तक लोन की एलिजिबिलिटी है तब तक ये सेक्शन एलिमिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एसएससी अगर ऐसा है जिसे इस सेक्शन का बेनिफिट मिल रहा है और उनका लोन लंबा चल रहा है, तो वो इसके अंदर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स कई बार हमारे सामने सरप्राइजेस लेके आता है, कुछ चेंजेस लेके आता है, और एक चेंज ऐसे लाता है जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, यानी मेरे कहने का मतलब है पीछे की डेट से वो उसे अप्लाई कर देता है। तो ऐसे चेंजेस के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि मैं ये अपडेट्स भी आपको शेयर करती रहूं। सो बेनिफिट आपने स्टार्ट हो रहा है असेसमेंट ईयर 2021 से और कंटिन्यू रहेगा जब तक आप लोन रिपे कर देते हैं, चाहे वो 15 साल हो, 5 साल हो या 20 साल हो। अब कितना अमाउंट आपको मिल सकता है डिडक्शन, कोई इसकी लिमिट है? जी हाँ, अमाउंट ऑफ डिडक्शन की एक लिमिट है जो कि आपको अलाउड है मैक्सिमम
₹1.5 लाख यानी 1,50,000 रुपीज तक का आपको डिडक्शन अलाउ हो सकता है इस सेक्शन के अंदर। और हाँ, ये आपको ओवर एंड अबाव 24B जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलता है, उससे अबव मिल रहा है, यानी उसका भी बेनिफिट मिल रहा है। प्लस वो अगर लैप्स हो जाता है सेक्शन 24B, उसके बाद अगर आपकी जो वैल्यू बचती है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन के अंदर अप टू ₹1,50,000। ठीक है, तो ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में आपको इतने अमाउंट का डिडक्शन मिल सकता है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जानना जरूरी है ताकि आप कहीं से भी लोन ना उठा लें। तो आपने बैंकिंग कंपनी से आपने लोन लिया हो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू एप्लीकेबल हो रहा हो, कोई बैंक हो, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर फॉल करती हो सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होनी चाहिए। अब ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है? आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, चाहे पब्लिक कंपनी है, जो इंडिया में रजिस्टर होंगी या इंडिया में ही फॉर्म होगी। ध्यान दीजिएगा, इंडिया की रजिस्टर्ड होनी चाहिए या इंडिया की फॉर्म्ड होनी चाहिए वो कंपनीज, ठीक है। और जिनका केवल एक ही सिद्धांत होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि वो जो बिजनेस है उनका वो लॉन्ग टर्म नेचर का हो और लॉन्ग टर्म टाइम के लिए फाइनेंस आपको दे, आपको लोन प्रोवाइड करे, लॉन्ग टर्म नेचर का फाइनेंस हो, उसका कंस्ट्रक्शन हो या परचेज हो अपने हाउस में, लेकिन वो हाउस होना चाहिए इंडिया में फॉर रेसिडेंशियल पर्पज ओनली। ठीक है, तो यानी कमर्शियल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। उसके बाद मैंने बोला ये केवल इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये HUF, AOP और किसी भी अदर टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको शेयर किया कि ये जो बेनिफिट है वो रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों के ऊपर लागू हो सकता है अभी तक, क्योंकि कुछ भी एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। So section does not specify if you need to be a resident or to claim this benefit. So it can be concluded that both resident and non-resident Indian can claim this deduction. Clear? उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ मिल करके प्रॉपर्टी बाय करते हैं, भाई भाई मिल करके प्रॉपर्टी बाय करते हैं और बहन बहन भी मिल करके प्रॉपर्टी बाय करते हैं, यानी ज्वाइंटली बाय होता है। तो अगर इंडिविजुअल जो है ज्वाइंटली बाय कर रहे हैं, ज्वाइंटली लोन ले रहे हैं, ठीक है, और उस लोन का रीपेमेंट भी कर रहे हैं, तो जो इंस्टॉलमेंट की वो पेमेंट है वो दोनों ही इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन और भी आता होगा, अगर आपको ये नॉलेज हो कि भाई हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दो तरीके की प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट का बेनिफिट है, एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी और एक है लेट आउट। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में तो लिमिट है 2 लाख रुपए तक, उससे ज्यादा का आप बेनिफिट नहीं ले सकते हो। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2 लाख का आपने सेक्शन 24B में बेनिफिट ले लिया, ठीक है, उसके बाद आपका मे बी और पैसा बच रहा हो, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो, ये आपके 80EE में, प्रोवाइडेड आप सारे कंडीशंस को मीट कर रहे हो। लेकिन यहीं पे अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी में हम फॉलो करते हैं हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का एक प्रोविजन, जहां पे बोलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख तक के लॉस को ही एडजस्ट करना है। तो यानी आपने जो आप सेक्शन 24B का बेनिफिट ले लिया, उसके बाद जो बचता है वो आप जो है 2 लाख तक आपने लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में भी बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन आपके इस 80A के अंदर। ठीक है, सो इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, interest deduction under section 24B is restricted to ₹2 lakh. In case of let out or deemed to be let out property, even though there is no limit under section 24B, section 71(3)(a restrict the amount of loss from house property to be set off against any other head of income to ₹2 lakh. Accordingly, if interest payable in respect of acquisition of eligible house property is more than 2 lakh, the excess can be claimed as deduction under section 80EE(a) subject to the fulfillment of conditions. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को भी हमने काफी डिटेल में ऑलरेडी कवर अप किया है, हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है और हमारे क्लास सेशंस भी हैं रिकॉर्डेड। इफ यू वांट टू गो, आप टीम को व्हाट्सएप करके उसके डिटेल ले सकते हैं। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में कम से कम इस सेक्शन के बारे में आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। अगर कोई डाउट है तो उसे अपने साथ घर लेके नहीं जाएंगे, उसे डिस्कस करेंगे, उसे क्लियर करेंगे। एंड आई बिलीव ये सीरीज आपको एक वैल्यू एडिशन जेन्युइनली दे रही हो। अगर आपके पास कोई और आइडियाज हैं, कोई और कॉन्सेप्ट्स यू वांट टू डिस्कस, कोई क्वेरीज है, उसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपको उसे आप जो है दी बेस्ट शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।